स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना महामारी का वक्त है, डराने वाली खबरें आ रही हैं पूरी दुनिया से, लेकिन काम कभी रुकता नहीं। मुश्किल बहुत है, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना पूरा वर्किंग स्टाइल बदला और आज प्रधानमंत्री को लेकर 3 खबरें हमारे पास हैं। मोदी के बारे में जो 3 बातें आज हम आपको बताएंगे, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि नरेंद्र मोदी धर्म और कर्म दोनों के रास्ते पर कैसे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, वो वादे वक्त पर पूरे हो रहे हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके बाद अपने काम करने का तरीका बदला। बहुत सारे काम इस मुश्किल वक्त में पूरे भी कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंट्रोल रूम में सावन महीने में एक दिव्य खबर आने वाली है। सामने देखिए, केदारनाथ में पीएम का वादा पूरा हो रहा है। दिल्ली से ही मोदी ने केदारधाम की पूरी रिपोर्ट ले ली। प्रधानमंत्री ने पुण्य का काम किया है। याद कीजिए वो तस्वीरें, 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गए थे। प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है, उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कठिनाइयां, रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। कुछ विरोधियों ने मोदी की इस यात्रा का बहुत मजाक उड़ाया। मोदी ने 2 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करके गुफा में तपस्या की, तो वो तस्वीरें वायरल कर दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ के धाम में जो कहा था, वो करके दिखा दिया। केदारनाथ का कायाकल्प आसान नहीं था। कोरोना काल में तो ये और मुश्किल था, लेकिन मोदी लगे रहे और इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो गया। केदारनाथ के भक्त अब दर्शन के लिए जाएंगे तो गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर तमाम सुविधाएं मिलेंगी। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बनाने का मोदी का संकल्प भी पूरा हो रहा है। कोरोना की वजह से सावन के महीने में बाबा के सारे भक्त केदारनाथ नहीं जा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री की इस कोशिश को घर बैठे देख सकते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को समझते नहीं, वो सवाल उठाते हैं। लेकिन केदारनाथ में काम जिस अंदाज में हुआ, उसने साबित कर दिया कि मोदी ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फोन पर हो या वीडियो कॉल के जरिए या फिर वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री काम पूरा जरूर करते हैं। वैसे यहाँ 3-4 महीने से ज्यादा काम करने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि बर्फ रहती है। 50-52 फीट तक बर्फ चली जाती है। -20-25 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और जब काम पीक पर होता है तो करीब 800,000 लोग काम करते हैं। और इसका एक मास्टर प्लान बनाया है, उसके आधार पर इसके विकास का काम चल रहा है। दिल्ली के कंट्रोल रूम से ही मोदी काशी को भी देख रहे हैं। मोदी बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं और जब भी मौका मिलता है वो बाबा के दरबार में दर्शन के लिए चले जाते हैं। काशी मोदी का चुनावी क्षेत्र है। मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी से भी एक वादा किया था। पूरे विश्व में काशी एक नई पहचान बनने वाली है। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद
जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। बाकी नेताओं की तरह मोदी अपना वादा भूलते नहीं हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री बगैर होमवर्क के कमिटमेंट नहीं देते और एक बार जिस काम में मोदी ने हाथ लगा दिया उसे कंप्लीट करने तक दिन रात उसके बारे में सोचते हैं। इसी का उदाहरण है बाबा का नया दरबार। प्रधानमंत्री के प्रयास से बाबा विश्वनाथ को भी नया स्वरूप मिल गया है। बाबा विश्वनाथ का दरबार पहले से अधिक भव्य, पहले से अधिक दिव्य हो गया है। सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ का दर्शन करने वाले भक्तों को नया अनुभव हो रहा है। मोदी के संकल्प से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रेडी हो चुका है और काशी की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री खुद काशी नहीं जा सकते, लेकिन वो काशी की खबर अपने कंट्रोल रूम में बैठकर लेते रहते हैं, काशी नगरी को सलाह देते रहते हैं। हर हर महादेव। काशी के पुण्य धरती के आप सब पुण्यात्मा लोगन के प्रणाम हो। नरेंद्र मोदी के विरोधी अभी तक प्रधानमंत्री की वर्किंग स्टाइल को नहीं समझ पाए। कोरोना के वक्त प्रधानमंत्री का काम नहीं रुका, बस काम करने का तरीका बदल गया है। प्रधानमंत्री की इस नई कार्यशैली से आप भी कुछ नया सीख सकते हैं। कोरोना काल में नई जीवन शैली अपना सकते हैं। नेशनल हेडलाइन के साथ साथ मोदी इंटरनेशनल हेडलाइन भी बना रहे हैं। राजधर्म हो, राजनीति हो या फिर कूटनीति, प्रधानमंत्री का काम जारी है। केदारनाथ मंदिर में हो रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब दोबारा कंट्रोल रूम में आए तो टॉपिक बदला हुआ था। अब हॉटलाइन ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर से जुड़ी। कोरोना की वजह से जो मुलाकात मार्च में टल गई थी वो नए तरीके से जुलाई में शुरू हुई। भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। मोदी नेशनल इंटरनेशनल सब संभाल रहे हैं। उनके काम में भक्ति भी है और प्रधानमंत्री की शक्ति भी। अप्रोच एकदम पॉजिटिव है। अब जरा मोदी विरोधियों की खबर बता देते हैं। राहुल गांधी ने मोदी को नीचा दिखाने के लिए वीडियो गेम शुरू करने का वादा किया था। राहुल रोजाना एक वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन उनका पायलट प्रोजेक्ट धराशायी हो चुका है। अनाउंसमेंट के 48 घंटे बाद भी राहुल का पहला एपिसोड ऑन एयर नहीं हो पाया, तो राहुल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गुस्सा निकालने लगे। प्रियंका गांधी का बंगला प्रेम उनके गले पड़ा तो वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को निपटा रही। मोदी के एक और दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए। सोशल मीडिया पर वो पुराना वीडियो नए अंदाज में घूम रहा है। बिहार के सीमांचल को सुलगाने की कोशिश कर रहा है। मोदी और मोदी विरोधियों में यही सबसे बड़ा अंतर है। दोनों के अप्रोच अलग है। मोदी कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करके दम लेते हैं। मोदी विरोधी बस उनकी गलतियां गिनने में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज देश के यूथ से बात की। 10वीं और 12वीं का इम्तिहान पास करने वाले बच्चों को बधाई दी और आगे का रास्ता कैसे तय करना है इसका एक रोड मैप भी समझाया। आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास डिग्री है, नॉलेज है, हुनर नहीं है। इन लोगों को आज प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने कुछ किस्से खुद सुनाए। मोदी की जिंदगी के कुछ किस्से हम भी ढूंढ कर लाए हैं। आप अगले कुछ मिनट नरेंद्र मोदी की बातें सुनिए और यकीन मानिए
हुनर की कीमत क्या होती है, हुनर की जरूरत क्यों है, ये आप समझ जाएंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति शास्त्र की बात नहीं की, अपने हुनर शास्त्र की संपूर्ण व्याख्या की, निजी जिंदगी के अनसुने अध्याय को पढ़कर सुनाया। वैसे जब मैं स्किल की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड़ दिए, यानी खुद को रिस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहाँ स्पेशल ओकेजन है तो इनविटेशन कार्ड पर नाम वगैरह लिखने का काम आप कीजिए। बाद में उन्होंने खुद को रिस्किल किया, अपस्किल किया। उन्होंने कई और लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक प्रकार से वो उनका कारोबार बन गया। नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन नए अंदाज में प्रधानमंत्री ने अपनी फिलॉसफी समझाई। यहां एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है। कुछ लोग नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल पर कैसे बैठना है, साइकिल कैसी होती है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, कहाँ हैंडल पकड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना, सब उसमें आपको वीडियो में भी दिखेगा। ये सब नॉलेज है। आपको नॉलेज है इसलिए आप साइकिल चला जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में जब साइकिल चलाना होता है तो स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको खुद को धीरे धीरे आ जाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकिल चलाते हैं, चलते रहते, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस टैलेंट में आ गई, स्किल आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है। बड़ी मुश्किल घड़ी में जब सामने चुनौती खड़ी हो तो नरेंद्र मोदी अपनी पारखी नजर से बड़ी लकीर खींच लेते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में यूनिक आइडिया कहां से आते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये यूनिक आइडिया आते कहां से हैं। प्रधानमंत्री ने एक्सपीरियंस शेयर किया। बस ये समझिए, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर हुनर हो तो एक मैकेनिक भी नरेंद्र मोदी को चकित कर सकता है। और ये कहानी खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी घटना याद आती है। और ये तब की बात है जब मैं युवा अवस्था में ट्राइबल बेल्ट में एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था। तो एक बार एक संस्था के साथ, उनके लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे। लेकिन वो जीप सुबह जब निकलना था उसी समय चली नहीं। अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसे ही थी। हम सब लोग लगे, काफी कुछ कोशिश की, धक्के मारे, सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं। आखिरकार 7-8 बज गए तो फिर किसी एक मैकेनिक को बुला लिया। उसने आकर के कुछ इधर उधर किया और 2 मिनट में तो ठीक कर दिया। फिर उसको पूछा कितने पैसे, तो बोले 20 रुपये। उस जमाने में 20 रुपए की कीमत बहुत होती थी। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा, यार 2 मिनट का काम और तुम 20 रुपये मांग रहे। उसका जवाब मुझे आज भी प्रेरणा देता है, मेरे मन पे प्रभाव करता है।
उस अनपढ़ मैकेनिक ने कहा, साहब ये 2 मिनट का 20 रुपया नहीं ले रहा हूं, 20 साल से काम करते करते मैंने जो स्किल मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपया उसका है। इसे आप नरेंद्र मोदी के लाइफ की गाइड बुक समझिए या यूं कहें फिलॉसफी, जिसमें नरेंद्र मोदी के हुनर के उसूल छिपे हुए हैं, जो मोदी की वर्किंग स्टाइल में दिखाई देती है, जो परसेप्शन बदल देने वाली सोच है, जो हर इंसान के लिए बनी है लेकिन राजनीति में देखने को नहीं मिलती। मोदी के सियासी विरोधियों की सोच जहां खत्म होती है, वहां से प्रधानमंत्री सोचना शुरू करते हैं। इसे यूं समझिए कि मोदी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है, और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, ये हमारा रास्ता है। आप नरेंद्र मोदी की बातों से इत्तेफाक रखते हो या नहीं, लेकिन चाय की दुकान से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, परिचय तो नहीं था। मोदी जो कहते हैं उसके पीछे 69 साल का लंबा संघर्ष है, एक कठिन तपस्या है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, और आज से नहीं पूछते हैं, मुझे कई साल से पूछते हैं कि आप थकते नहीं है क्या? 125 करोड़ देशवासी उनके सपने, उनकी स्थिति, मैं पूरे मन से उसे जुड़ा रहता हूं जी। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, उसे इसमें खपा दूं, खर्च कर दूं, अपने आप को आहूत कर दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुनर शास्त्र का दर्शन यही है कि पॉजिटिव सोच और नई अप्रोच कामयाबी की गारंटी है। मोदी ने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें नहीं, सरल शब्दों में, आम भाषा में एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। गांव में टीवी पर मोदी को सुन रहे किसान को आसानी से बड़ी बात समझ में आ गई। छोटे कस्बों और शहरों की बस्तियों में रहने वाले हुनरमंदों को मंत्र मिल गया, तो एयर कंडीशन रूम में बैठे प्रधानमंत्री को सुनने वालों को अपने हुनर को देखने का नया दृष्टिकोण। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है, और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल।
और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया से भरपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आइडिया बैंक को समझने के लिए जरूरी है कि आप मोदी की वर्किंग स्टाइल को समझें। नरेंद्र मोदी के होमवर्क और हार्डवर्क की रूल बुक को गौर से पढ़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद को परिश्रम की पराकाष्ठा के मापदंड पर तौलते हैं। 13, 14, 15 जून जबकि मेरे गुजरात में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैं खुद गांव जाता हूं क्योंकि 15 जून को स्कूल शुरू होते हैं। तो 13, 14 जहां मिनिमम एजुकेशन है, फिर मेरे ऑल मिनिस्टर्स जाते हैं, ऑल आईएएस अफसर जाते हैं, ऑल आईपीएस अफसर जाते हैं। जिस काम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखें। कितना ही पढ़े लिखे क्यों न हो, कितनी ही डिग्रियां क्यों न हो, फिर भी निरंतर स्किल भी बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार नई नई स्किल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिंदगी जीने का आनंद आएगा, जिंदगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा। वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों से सीधा संवाद किया। 15 मिनट में हुनर को परिभाषित किया, संकल्प से सिद्धि का मार्ग दिखाया। जो बड़ी बात कही वो ये कि काम छोटा हो या बड़ा, फील्ड कोई भी हो, पुरानी सोच से हटकर नई सोच पर चलकर एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। और अब प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों की बात करते हैं। दक्षिण एशिया के दो बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दूसरे को मिले नहीं, उन्होंने भारत के खिलाफ गठबंधन कर लिया और चीन से हाथ मिला लिया। एक है नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली और दूसरे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। चीन ने बड़ी चालाकी से इन दोनों देशों का इस्तेमाल किया। वैसे तो ये कोशिश भारत के खिलाफ साजिश रचने की थी, लेकिन शी जिनपिंग ने लगे हाथों पाकिस्तान और नेपाल दोनों को ही चूना लगा डाला। ये क्यों और कैसे किया, ये देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल की सड़कों पर लॉन्ग लिव नेपाल चाइना फ्रेंडशिप। ये सिर्फ एक दिखावा है। काठमांडू की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर्स में नेपाल और चीन की दोस्ती विशाल है, गहरा है और अटल है का नारा ये सिर्फ एक छलावा है। पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है, ये समझना है तो ध्यान से इस हेडलाइन को पढ़िए, क्योंकि ग्रेटर नेपाल प्रोजेक्ट के तहत चीन और पाकिस्तान नेपाल को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे चीन प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान उसमें डायरेक्टर की भूमिका में है और इस भारत विरोधी फिल्म के लिए नेपाल को लीड रोल में रखा गया है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, अब तो दुनिया भी यही बात कहने लगी है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक की हेडलाइन है कि चीन नेपाल में भारत के खिलाफ प्रॉक्सी बैटल लड़ रहा है। द डिप्लोमेट कहता है चीन नेपाल में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम कर रहा है और चीन ने नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अंदरूनी दखल देनी शुरू कर दी है। एक दूसरी हेडलाइन कहती है कि नेपाल चीन के हाथों की कठपुतली बन चुका है। रही बात पाकिस्तान की, तो एक हेडलाइन में इस बात का भी जिक्र है कि जैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की, इमरान खान ने नेपाल को अपना पूरा समर्थन दे दिया। इसके लिए इमरान खान ने अपने डिप्लोमेट्स को ऑर्डर दिया कि तत्काल प्रभाव से काठमांडू में संपर्क करो और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से टेलीफोन कॉल अरेंज कराओ। नेपाल में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने तो बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और 2 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे बातचीत का समय तय किया। इमरान खान और ओली के बीच बातचीत हुई, यह भी साफ नहीं है।
क्योंकि 2 जुलाई को दोपहर 12 बजे ओली अपनी सरकार बचाने के लिए नेपाल के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। ये इमरान का डेस्परेशन था, क्योंकि वो जिनपिंग और ओली के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। और इसकी एक वजह है, क्योंकि इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है। और इस वक्त नेपाल में भारत विरोधी हरकतों के पीछे की चाइनीज और पाकिस्तानी पटकथा उसी ने लिखी है। चलिए अब आपको बताते हैं जिनपिंग और इमरान के इशारों पर कौन नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। जब से भारत नेपाल के बीच टेंशन की शुरुआत हुई है, आपने अलग अलग चैनल्स पर इन मोहतरमा का वीडियो देखा होगा। ये नेपाल में चीन की राजदूत हैं और इनका नाम है होउ यांकी। दक्षिण एशियाई मामलों की जानकार होउ यांकी साल 2018 से नेपाल में चीन की राजदूत के रूप में काम कर रही हैं। होउ यांकी ने ट्विटर पर अपना आखिरी पोस्ट 30 जून को किया था और कहा था द राइजिंग नेपाल और गोरखा पत्र डेली ने उनका इंटरव्यू लिया है, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों BRI जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। आपको याद दिला दें, नेपाल के संसद में विवादित नक्शे को पास करने पर होउ यांकी ने भारत के विरोध में ही बयान दिया था। इसी राइजिंग नेपाल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने नेपाली सरकार के कदम को संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा में जरूरी कदम बताया था। नेपाल की सरकार में उनकी दखल अंदाजी का सच देखने से पहले उनका 4 मार्च का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में मोहतरमा ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को कामयाब सर्जरी और जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी थीं। कई लोगों के लिए ये औपचारिकता हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है, सैन्य मुख्यालय से लेकर PMO तक नेपाल में मजबूत पकड़ रखती हैं चीनी राजदूत। बीजिंग में विदेश नीति के रणनीतिकारों के साथ मिलकर काम करने वाली होउ को नेपाल में अब तक के सबसे प्रभावशाली चीनी राजनयिकों में से एक माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। क्रोनोलॉजी शीशे की तरह साफ है। जिनपिंग ने होउ यांकी को अपने एजेंट के तौर पर नेपाल में तैनात कर रखा है और दूसरी तरफ इमरान इस चीनी राजदूत के पाकिस्तान और जिनपिंग वाले कनेक्शन का इस्तेमाल करके नेपाल से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। और भारत इन तीनों देशों की हर चाल को अच्छी तरह समझता है। पाकिस्तान और चीन के बीच में क्या पक रहा है, ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पहले ये समझिए नेपाल के रास्ते चीन भारत के खिलाफ क्या करना चाह रहा है। नेपाल में चीन की बढ़ती ताकत को चाइना थ्रेट 3.0 कहा जा रहा है, जिसके तहत चीन जानबूझकर नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काता है। और ये सिर्फ मैप तक सीमित नहीं है। चीन के इशारों पर ही नेपाल ने भारत से सटी सीमा पर अपनी फौज तैनात कर रखी है। नेपाल चीन के चंगुल में इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि उसने चीन के कहने पर स्कूल में बच्चों को चाइनीज भाषा मैंड्रिन पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। और इसके बदले में भाषा पढ़ाने वाले टीचर्स की तनख्वाह चीन का दूतावास दे रहा है। और ध्यान रहे, नेपाल में चीन की दूतावास की कमान संभाल रखी है उस महिला ने जो जिनपिंग की भी करीबी है और पाकिस्तान में भी काम कर चुकी है। असल में चीन माओ के वक्त से ही 5 फिंगर पॉलिसी पर काम करता आया। चीन का मानना है कि तिब्बत उसकी एक हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश हथेली की 5 उंगलियां। इसी रणनीति के तहत नेपाल में चीनी भाषा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि वहां की युवा पीढ़ी पर चीन की सभ्यता संस्कृति का असर हो, जिससे नेपाल में चीन का वर्चस्व बढ़ने लगे। चीन की इस चाल के पीछे आर्थिक पहलू भी है। नेपाल साइज में छोटा है लेकिन सामरिक तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका व्यापारिक महत्व भी है। भारत के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से इनकार करने के बाद चीन ने नेपाल से करीबी बढ़ाई और अब उसकी योजना है कि नेपाल के जरिए वो न सिर्फ व्यापार में सेंध लगा सके बल्कि चीन की भक्ति में डूबे ओली को भी
चूना लगा सके, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। अपने घटिया सामान के लिए दुनिया में बदनाम चीन ने नेपाल को चूना लगा दिया है। करीब 6 साल पहले चीन ने बड़े बड़े सपने दिखाकर नेपाल को अपने 6 Y-12B और MA-60 विमान दिए थे। द काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन विमानों को बांग्लादेश ने साल 2011 में घटिया बताकर खरीदने से इनकार कर दिया था, चीन ने उन्हीं विमानों को 2014 में ऊंचे दामों पर नेपाल को बेच दिया, और अब ये सारे विमान नेपाली नागरिकों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। इसलिए उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये चाइनीज धोखे का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। ओली ये समझने को तैयार नहीं है कि चीन का साथ करीबी फायदे का सौदा नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने की खातिर चीन के साथ जिस तरह करीबी रिश्तों को जी रहे हैं, उससे भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी गंभीर असर पड़ना तय है।